हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है एजी एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं दुर्खिम के सिद्धांत में आत्महत्या का सिद्धांत। देखिए, ये दुर्खिम के हमने सभी सिद्धांतों के बारे में बता दिए और ये अगला है आत्महत्या का सिद्धांत। यदि आप यूजीसी नेट पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें दुर्खिम के किसी भी क्षेत्र से पूछा जा सकता है आत्महत्या का सिद्धांत, समाजशास्त्र कर रहे हैं तो ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खिम का। इससे पहले हम लोग श्रम विभाजन के बारे में देखें और आज आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। आत्महत्या का सिद्धांत में दुर्खिम क्या कहते हैं? दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत अपनी पुस्तक ली सोसाइटी में 1897 ईस्वी में किया था, ठीक है। और यह जो है सबसे पहले फ्रेंच भाषा में किया था, फ्रेंच भाषा में, क्योंकि उसमें जो द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी भी थे तो वो सोशोलॉजी में जो किए थे तो वह भी फ्रेंच भाषा में ही किए थे। बाद में वो अंग्रेजी भाषा में हुआ डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में, ठीक है। तो ये ली सोसाइटी जो 1857 ईस्वी में लिखे पुस्तक, यह भी फ्रेंच भाषा में लिखे और फ्रेंच भाषा में बाद में जॉन ए स्पाउलिंग तथा जॉर्ज सिम्पसन विद्वान ने अंग्रेजी भाषा में 6 आत्महत्या एक समाजशास्त्रीय अध्ययन के नाम से 1951 में प्रकाशित किया गया, ठीक है। यानी कि बाद में जो होता है 1997 के बाद एक जॉन ए स्पाउलिंग और जॉर्ज सिम्पसन विद्वान थे, ये अंग्रेजी भाषा में कराए 6 आत्महत्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन के रूप में, ठीक है, 1951 में प्रकाशित कराए थे। इसके बाद होता है कि दुर्खिम ने आत्महत्या की व्याख्या ऐतिहासिक विधि तथा सांख्यिकी विधि में अध्ययन किया है। यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है मित्रों कि दुर्खिम ने जो आत्महत्या का सिद्धांत दिया था उसमें कौन सी विधि को अपनाया था? तो ऐतिहासिक विधि तथा सांख्यिकी विधि में अध्ययन किया, ठीक है। तो आत्महत्या का सिद्धांत जो दुर्खिम ने दिया तो उसमें कौन सी विधि का उपयोग किया था? ऐतिहासिक विधि और सांख्यिकी विधि का अध्ययन में किया था, ठीक ना। इसके बाद देखिए आत्महत्या की परिभाषा। आत्महत्या की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं, क्या है? तो इन्होंने बताया कि आत्महत्या वह है जिसमें व्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने शरीर को नष्ट करता है, वही क्या होता है? आत्महत्या होता है, ठीक है। यानी कि हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि आत्महत्या वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वो सकारात्मक भी हो सकता है, यानी कि उसका सोच सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक दोनों भी हो सकता है। वह प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, ठीक है। और वह अपने शरीर को, व्यक्ति जब अपने शरीर को अपने आप स्वयं ही नष्ट कर देता है तो उसी को आत्महत्या कहा जाता है। पूर्वोत्तर अवधारणा में बताया आत्महत्या के बारे में कि इसमें भौगोलिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, आनुवंशिक कारण होता है जिससे व्यक्ति आत्महत्या करता है, परंतु दुर्खिम इसे नहीं मानते हैं, ठीक है। बहुत से विद्वान ये कहते हैं कि दुर्खिम ये जो है आत्महत्या का कारण जो है भौगोलिक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है, आनुवंशिक कारण है, ऐसे है जिसके कारण आधार पर व्यक्ति आत्महत्या करता है। लेकिन दुर्खिम जो होता है इसको नहीं मानता है, बल्कि दुर्खिम ने बताया कि आत्महत्या सामाजिक घटना है। आत्महत्या क्या है? सामाजिक घटना है, ठीक है। यानी कि दुर्खिम का कहना है कि आत्महत्या व्यक्ति करता है तो सामाजिक घटना है, ठीक है। तो दुर्खिम जो बताते हैं कि आत्महत्या जो है एक सामाजिक घटना है, इसमें व्यक्ति विशेष नहीं समाज का दबाव होता है। व्यक्ति यानी कि आत्महत्या व्यक्ति जानबूझकर तो करता ही है, लेकिन वह जो होता है वो सामाजिक और सामाजिक स्थिति में आकर वो आत्महत्या करता है, ठीक है। दुर्खिम आत्महत्या सिद्धांत की पुस्तक 3 खंडों में विभक्त किया है। दुर्खिम जो है आत्महत्या का जो सिद्धांत दिया है तो उसमें 3 खंडों में
वह भागों में किया है, विभक्त किया है। सांख्यिकी आंकड़े आत्महत्या, यानी कि इनका मानना है कि आत्महत्या जो व्यक्ति करता है तो वह किन ऋतुओं में कब कब ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनका ये मानना है दुर्खिम का कि सर्दी की अपेक्षा गर्मी में अधिक आत्महत्या होती है, यानी कि सर्दी की अपेक्षा गर्मी में अधिक आत्महत्या होती है। सर्दी में कम होता है लेकिन गर्मी में अधिक। इसका कारण क्या है जानते हैं कि सर्दियों में जो होता है व्यक्ति जो घर में होता है चाहे कहीं भी होता है, तो सर्दियों में पास पास एक जगह पर लोग सोते हैं। ठीक है, तो जिससे व्यक्ति को आत्महत्या करने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन गर्मी में जो होता है, गर्मी में व्यक्ति खुले स्थानों पर रहता है, कोई घर के बाहर भी सोता है, कोई घर के अंदर भी सोता है, कोई कहीं खेत खलिहान में भी जाकर सो जाता है, तो उसको मौका मिल जाता है उसको। ठीक है, किसी से वह बातचीत भी नहीं करता है। तो गर्मी में यही कारण है कि दूर दूर रहता है, दूरस्थ होने के कारण भी क्या होता है, आत्महत्या कर लेता है गर्मी में। तो यही कारण है कि सर्दी की अपेक्षा गर्मी में अधिक आत्महत्या होती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में अधिक, यानी कि स्त्रियों में आत्महत्या करने की जो है स्थिति वो कम पाई जाती है, लेकिन पुरुषों में अधिक पाया जाता है। यानी कि स्त्रियों में जो है सहन करने की जो शक्ति होती है अधिक होती है, और पुरुषों में जो होता है सहन करने की शक्ति बहुत कम होती है। यही कारण है कि किसी भी बात को अधिक वो सहन नहीं कर पाते हैं पुरुष, और आत्महत्या कर लेते हैं। कम आय वाले की तुलना में अधिक आय वाले अधिक हैं, यानी कम आय वाले जो व्यक्ति होता है इनमें कम आत्महत्या होती है, लेकिन अधिक आय वाले में अधिक होती है। गांव की अपेक्षा शहर में अधिक, गांव में कम होता है लेकिन शहर में अधिक होता है। सामान्य नागरिक की अपेक्षा सैनिक में अधिक, यानी कि जो आम जनता है सामान्य नागरिक है, इनकी अपेक्षा जो सैनिक होते हैं उनमें अधिक आत्महत्या होती है। विवाहित की तुलना में अविवाहित विधवा विधुरों में अधिक होती है आत्महत्या। संतान वाले की तुलना में, यानी कि संतान वाले की तुलना में संतानहीन में अधिक आत्महत्या होती है। कैथोलिक की तुलना में प्रोटेस्टेंट में अधिक आत्महत्या होती है। यह दुर्खिम ने बताया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आत्महत्या के प्रकार, यानी कि दुर्खिम इमाइल दुर्खिम जो होते हैं, दुर्खिम महोदय, वह आत्महत्या के प्रकार भी बताएं। क्या है, पहला है, यानी कि इन्होंने 3 प्रकार की आत्महत्या बताए प्रकार में। पहला है अहमवादी या स्वार्थमयी आत्महत्या। जब व्यक्ति, ये क्या होता है, जब व्यक्ति का अहम या स्वार्थ ईगो इतना प्रबल हो जाता है कि वह अपने आप को समाज से ऊपर समझने लगता है। ठीक है, अपने आप को समाज से ऊपर समझने लगता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है, तो वह समाज से कट जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति उपेक्षित, एकांकी, तिरस्कृत अपने को समझता है और आत्महत्या के लिए बाध्य होता है। इसके निम्न कारण है, धार्मिक है, शिक्षा है, सामाजिक है, पर्यावरण है, परिवार, विवाह, राजनीतिक अवस्था या सामाजिक परंपरा द्वारा निर्धारित उपेक्षित भूमिकाओं न निभाने पर अहमवादी आत्महत्या कहलाता है। अविवाहित में ज़्यादा होता है, विवाहित में कम होता है। शिक्षित में विवाहित में कम और फिर शिक्षित में थोड़ा अधिक होता है, अनपढ़ में बिल्कुल कम होता है आत्महत्या। ठीक है, इसके सामान्य सामाजिक नियंत्रण होते हैं। इसके जो नियंत्रण करने के होता है वो सामान्य सामाजिक नियंत्रण होता है। तो अहमवादी यानी कि हम की भावना में आकर व्यक्ति जो होता है स्वार्थ ईगो उसका इतना प्रबल हो जाता है, वो अपने आप को समाज से ऊपर समझने लगता है। ठीक है, और वह समाज से ऊपर समझने लगता है और समाज से वो क्या होता है कि कटा कटा अलग, यानी कि अपने आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह क्या करता है कि अलग अलग रहना शुरू कर देता है, कटा कटा महसूस करता है। और जिसके परिणाम स्वरूप वह क्या व्यक्ति करता है कि उपेक्षित, एकांकित, तिरस्कृत अपने आप को समझने लगता है। ठीक है, अगर वो उसकी जो पूर्ति नहीं हो पाती तो ऐसे उसी स्थिति में भी क्या करता है कि व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या, ठीक है,
तो परार्थवादी आत्महत्या क्या है? जब समाज के लिए, हित के लिए अपने आप को समाप्त कर लेना, दूसरों के लिए प्राण देना परार्थवादी आत्महत्या कहलाता है। जैसे सती होना, स्वाधीनता की क्रांतिकारी, इसमें अधिक सामाजिक नियंत्रण रहता है। परार्थवादी आत्महत्या के भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या। यानी कि परार्थवादी आत्महत्या, सबसे पहले समझिए इसको, परार्थवादी आत्महत्या होता क्या है। जब व्यक्ति समाज के लिए, यानी समाज के लिए, अपने आप को नहीं, लेकिन अहमवादी आत्महत्या, हम की भावना में आकर जो आत्महत्या करते हैं तो अहम हो जाएगा, यानी कि अहमवादी आत्महत्या, स्वार्थमयी आत्महत्या होती है। यानी कि व्यक्ति जब अपने स्वार्थ के लिए, अपने युगों के लिए आत्महत्या करता है तो अहमवादी हो जाएगा। और जब परार्थवादी में यह होता है कि व्यक्ति अपने आप के लिए नहीं, बल्कि वो पूरे समाज के हित के लिए अपने आप को क्या करता है, समाप्त कर लेता है। तो वह अहमवादी ना होगा और परार्थवादी होगा। ठीक है, तो अहमवादी में व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए आत्महत्या करता है, लेकिन परार्थवादी में जो होता है वह बल्कि अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए आत्महत्या करता है। जैसे कि मान लीजिए स्वतंत्रता के लिए, भारत देश को स्वतंत्र आज़ादी दिलाने के लिए, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इत्यादि जो है चंद्रशेखर आज़ाद है, बहुत से हैं क्रांतिकारी जो स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि अपने आप को नष्ट करते हैं, पूरे स्वतंत्रता में लग जाते हैं और अपने आप को नष्ट भी कर देते हैं। ठीक है, अपनी आत्महत्या को कर लेते हैं, पूरे अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो वो अपने लिए नहीं किए थे, बल्कि पूरे समाज के लिए किए थे, पूरे देश के लिए किए थे। तो यह परार्थवादी आत्महत्या कहलाएगा। ठीक है, तो परार्थवादी आत्महत्या 3 प्रकार की होती है। अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या है जब समाज व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए बाध्य करता है, तो वह अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि सती प्रथा की एक परंपरा हुआ था, तो सती होना स्त्रियों का, अगर मान लीजिए स्त्रियों के, अगर किसी स्त्री का पति का देहांत हो जाता था तो उसको क्या करते थे कि लोग उस स्त्री को ज़बरदस्ती क्या करते हैं, चिता में झोंक देते थे। तो वह स्त्री भी वो बिना किसी हिचकिचाहट के ही वो चिता में प्रवेश कर जाते थे। तो वो अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की परंपरा के लिए, समाज के सम्मान के लिए, सम्मान के रक्षा के लिए वो सती हुआ करते थे। लेकिन बाद में इसमें राजा राम मोहन राय और लॉर्ड माउंटबेटन के सहयोग से इसको सती प्रथा को क्या किया गया था, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या यानी कि उसी समकक्ष में जो सती का होना परार्थवादी आत्महत्या तो है ही, लेकिन उस समय जो प्रथा चली थी सती प्रथा का, तो अनिवार्य था कि अगर किसी स्त्री के पति का देहांत हो जाता है तो उसको सती होना अनिवार्य है। ठीक है, तो वो सती हो जाती थी स्त्री, चिता में ज़बरदस्ती उसको झोंक दिया जाता था या वो प्रवेश कर जाती थी अग्नि में। तो यह जो था वह केवल अपने लिए, हित के लिए नहीं, वो समाज के हित के लिए, समाज के परंपरा के लिए वह आत्महत्या करते थे। तो यह अनिवार्य आत्महत्या कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है ये ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या। यानी कि ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या ये क्या है? ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या, ठीक है, तो ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या ये परार्थवादी आत्महत्या 3 प्रकार की होती है। जो अनिवार्य परार्थवादी पहला देखिए, दूसरा है ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या और तीसरा जो होगा उग्र परार्थवादी आत्महत्या। तो दूसरे नंबर का है ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या। जब व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने जीवन को समाप्त कर डालता है तो वह ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि अपनी इच्छा से व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट कर लेता है और वह जो नष्ट कर देता है तो वह ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या कर लाएगा। लेकिन वो अपने लिए नहीं, बल्कि वो पूरे समाज के लिए अपने प्राण को त्याग देगा, आत्महत्या करेगा, तभी जाके उसको वो परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आएगा, ऐच्छिक परार्थवादी।
तो यहाँ से यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि परार्थवादी आत्महत्या यानी कि ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या किसके कल्याण के लिए, किसके हित के लिए व्यक्ति करता है, तो वह समाज के हित के लिए करता है, न कि अपने के लिए करता है, और वह परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आएगा। जैसे घृणित कार्य किए जाने पर परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए आत्महत्या करना। एक हवाई जहाज में तकनीकी खराब होने पर पायलट द्वारा किया अपने आत्महत्या, यानी कि एक घृणित कार्य के लिए अगर कोई परिवार अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए परिवार को रखने की आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। और ये एक हवाई जहाज में तकनीकी खराब हो जाने पर पायलट द्वारा क्या करता है, आत्महत्या होना, तो यह ऐच्छिक आत्महत्या कहलाएगा। इसके बाद है उग्र परार्थवादी आत्महत्या। जब व्यक्ति बलिदान के आनंद प्राप्त करने के लिए आत्महत्या करता है, जैसे धर्म आत्महत्या करना, भारत के पुरी में भगवान जगन्नाथ के रथ के बीच नीचे दबकर मर जाना, ये क्या है, उग्र परार्थवादी आत्महत्या है। जब व्यक्ति बलिदान के आनंदी प्राप्त करने के लिए, यानी कि वो समझता है कि बलिदान हम कर देंगे, किसी अपना बलिदान कर देंगे तो वो देवता उसके प्रति क्या होंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, यानी उग्र विचार, इतना आनंदित हो जाएगा, उग्र हो जाएगा व्यक्ति कि वो आत्महत्या कर लेगा। जैसे कि मान लीजिए कि रावण जो था वह इतना उग्र विचार का हो गया, उग्र तो हो गया, लेकिन वो अपने सर काट कर 10 बार सर काट दिया और ये कर दिए, रख दिया ब्रह्मा जी के सामने, फिर भी वो तो रख तो दिया, लेकिन उसका मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वह ब्रह्म जी का पूर्ण रूप से भक्त था, महाभक्त भी एक तरह से कहा जाए। और फिर भी वो क्या किया, एक तरह से आत्महत्या किया, लेकिन फिर बाद में उसको दशानन के नाम से भी जाना गया। तो वो अपने आनंदी प्राप्त के लिए आत्महत्या किया था, बलिदान दिया था, ठीक है। इसके बाद है आत्महत्या के तीसरे नंबर का जो है विसंगति आत्महत्या, प्रतिमानहीनता भाग्यवादी आत्महत्या। इसको 3 नाम से जानते हैं, यानी कि आत्महत्या के दुर्खिम ने 3 प्रकार बताया, अहमवादी आत्महत्या, और फिर परार्थवादी आत्महत्या, और तीसरा है विसंगति आत्महत्या, प्रतिमानहीनता भाग्यवादी। इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति के जीवन में अचानक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसने उसकी कल्पना नहीं की थी, तो सामाजिक संतुलन खो देता है और आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि व्यक्ति के महत्वाकांक्षाएं एवं असंतोष के कारण की गई आत्महत्या प्रतिमानहीनता आत्महत्या कहलाता है, ठीक है। व्यक्ति की जब प्रयासरत रहता है कोई भी लक्ष्य अपने, मान लीजिए कोई जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए अपना हमेशा दिन रात लगा रहता है, पढ़ाई करता है, ऐसे आप लोग सुनते हैं, देखते हैं। अब व्यक्ति की जब वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाती है तो उसके जीवन में एक ऐसी स्थिति आ जाती है, वो नर्वस हो जाता है और वो कल्पना भी नहीं करता था कि हमको ऐसे ये हो नहीं सकता है, और उसी को असंतुष्ट समझता है, और प्रतिमानहीनता के कारण वो क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। जैसे इसमें अगर हम कहें लॉटरी में हार जाने पर आधुनिक नियंत्रण के कारण विवाह विच्छेद, आदर्शवादिता से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या, ये सब क्या है, विसंगति आत्महत्या के प्रतिमान के कारण है, ठीक है। फिर अगले दिन हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में धर्म का समाजशास्त्र, यानी दुर्खिम का जो धर्म का समाजशास्त्र है उसके बारे में। इसमें एक और पढ़ना है दुर्खिम के धर्म का समाजशास्त्र और ज्ञान का समाजशास्त्र के बारे में, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।